Yes, yes. प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और सो वी आर ऑन पेज नंबर 107 और 107 नंबर का पेज है। और हमने कल सेंटर्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात किया। और 3 जगह पे हम लोग जब भी अटैक होता है हम पे, whenever we are attacked we counter attack from 3 places. So the attack happens and our response is from 3 places. One is the head, the second is the heart and the third is the belly. तो हमारा बेली का काउंटर अटैक रिएक्शन जो होता है ना, वो इंस्टिंक्टिव, फास्ट, विदाउट थॉट और फीलिंग होता है। और यहाँ पे देर इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये वाली पोलैरिटी होती है। और जो रैशनलाइजिंग होता है वो हमारे हेड सेंटर से होता है। और यहाँ पे राइट और रॉन्ग, इस चीज की फील, ये चीज पे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है एब्जॉर्बिंग और कोलैप्सिंग, गिविंग इन, वो हमारे हार्ट सेंटर से होता है। और वहां पे गुड और बैड ऐसा जजमेंट हमारा हमेशा निकलता है। तो जब भी हमारा जज या बाहर का जज हम पर अटैक करता है तो हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो ये 3 जगह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो इंस्टिंक्टिव नाभि से करते हैं, या तो जो इमोशनल लोग हैं वो जनरली दिल से करते हैं, और बाकी के दिमाग से करते हैं। तो ये 3 जगह पे होता है। सबसे कॉमन है यह जो जो हार्ट का होता है वो सबसे कॉमन अंदर का जजमेंट है ना। दिल से हम खुद को बोलते हैं कि हमारा ये ठीक नहीं है, हमने ये सही नहीं बोला, हमारे शरीर में ये खामी है, या काश मेरा ये होता वो होता। और वो एक्चुअली आज मैंने एक व्हाट्सएप पे एक टेड टॉक शेयर किया, तो वहां पे टाइम मिले तो आप जरूर सुनना। तो वो उस पर वही है कि वो जो इंटरनल जज है, वो जो कॉन्स्टेंटली खुद को ही हम जो क्रिटिसाइज, खुद के ही हम जो गलतियां निकालते रहते हैं, ये जो हमारा अंदर का जज है, इसका सामना कैसा किया जाए, इसको एक्सेप्ट कैसा किया जाए, बहुत अच्छे उसने सॉल्यूशन दिए हैं। ऑलराइट, सो आज हमारा साइड हेडिंग है इनर एंगेजमेंट, अंदर से जब हम जुड़ते हैं तब। यू आर प्रोबेबली मोस्ट फेमिलियर विथ एब्जॉर्बिंग एज अ रिएक्शन टू योर ओन जज, बिकॉज वेन यू एंगेज इन दिस वे यू फील मोस्ट डायरेक्टली द इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एंगेज, बीइंग अटैक्ड। तो ज्यादातर अंदर से जो है वो दिल से एब्जॉर्बिंग, जो भी हमारा दिमाग बोलता है हमारा दिल उसको मान लेता है। दिमाग ने अगर कह दिया ओ मेरे बाल अच्छे नहीं है या मेरा स्किन अच्छी नहीं है, तो हम उस चीज को मान लेते हैं। सो दैट वो दिल से डायरेक्टली जुड़ता है। फिर हमें क्या होता है, दिल से जुड़ता है यानी क्या, यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, ऑफन अशेम्ड एंड गिल्टी। हमें बुरा लगता है, खुद के बारे में बुरा लगता है, मैं ऐसी क्यों हूँ, हाँ मेरा वेट ऐसा क्यों है, या तो मैं बहुत पतली हूँ, या तो मैं मोटी हूँ, या तो मेरे बाल, मेरे स्किन, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा घुटना, मेरी उंगलियां, पता नहीं बॉडी के कितने पार्ट्स को हम क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो उस चीज का बुरा लगता है, शर्म भी आती है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो डीमन है ये शेम है। तो ये यहाँ पे मूलाधार बिगड़ा है, स्वादिष्ठान भी बिगड़ा है। तो वी फील अशेम्ड ऑल्सो एंड गिल्टी भी महसूस करते हैं। और अगर हमने ऐसा कुछ टॉक लिया हो या कोई किताब में पढ़ लिया हो कि नहीं नहीं, सेल्फ टॉक, यू हैव टू लव योर सेल्फ। तो वो जो टॉक मैंने आज टेड टॉक शेयर किया है, उसमें यही है कि फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, ओनली देन यू कैन लव अदर्स। जहाँ पे वो कहती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, लव इज लव, वेदर इट इज फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स। तो वो किसकी तरफ है, वो जो एहसास है प्रेम का, वो प्यार का जो एहसास है वो हमारे अंदर है। फिर उसकी दिशा बाहर हो या अंदर हो या कहीं भी होने दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो उस पर उसने बात किया है। सो हमको बुरा लगता है, हमको गिल्टी भी लगता है
कि मैं जानती हूँ कि मैंने बैड सेल्फ टॉक नहीं करना चाहिए, या मैंने अपने खुद को, अपने आप को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, और लेकिन फिर भी मैं बोल उठती हूँ। Yeah. So you feel bad about yourself, often ashamed and guilty. You obsess about your failures, your bad qualities, your gloomy future, your lack of friends and so on. मैंने तो सिर्फ बॉडी के आपको उदाहरण दिए, यहाँ पे वो लोग और उदाहरण, कैसे मेरी मुझसे कैसे गलती हो गई, मैं फेल कैसे हो गई, चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे किसी काम में हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट में, कुछ भी कहीं भी होने दो। तो फेलियर्स जो है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, हमारे जो अवगुण है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, और हमारा जो नसीब है या आगे हमारा जो भी होने वाला है वो अच्छा नहीं होने वाला, तो वो सोचते रहते हैं। या तो हमारे पास दोस्त नहीं है तो उसका दुख मनाते रहते हैं, उसका बुरा लगाते रहते हैं कि अरे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, सो ऑन एंड सो ऑन। यू फील कॉट इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल एंड फाइंड योरसेल्फ रिट्रीटिंग एंड परहैप्स श्रिंकिंग। फिर मूड धीरे 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 हमारा नीचे 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 उतरता जाता है, और जैसे कि हम गढ़ते जाते हैं। हाँ, हम फिर बहुत नीचे चले गए तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो हम धीरे 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 इस तरह से सिंक होते जाते हैं। Moving away from collapsing or absorbing the attack feels as if it would just open you up to more attacks. और अगर ये मैंने दिल पे नहीं लिया, ये जो एब्जॉर्बिंग की या कोलैप्सिंग की बात कर रहे हैं, यानी दिल पे लेने की बात जो है, तो अगर मैंने ये दिल पे नहीं लिया तो और अटैक मुझ पर होगा, ऐसा हमें लगता है। हमें ये लगता है कि हमारा दिमाग जो बोल रहा है उस वो हमने हमारे दिल पे लेना है, वरना अगर नहीं लिया तो और अटैक हम पे होते जाएगा। योर ओनली चॉइस इज टू हाइड इन योर डेफिशिएंसी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बस अपने जो अवगुण है, अपनी जो कमतरता है, हमारी जो डेफिशिएंसीज है, जो वीकनेस है, उसी में पड़े रहते हैं हम। और वो एक ही हमारे पास चारा है, ऐसा हमें लगता है, कोई और चारा नहीं है। अपने वीकनेस, अपने फेलियर, अपना नसीब, इसी में पड़े रहना, यही एक ऑप्शन है। इन दिस फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट यू बिलीव द ओनली वे टू स्टॉप द अटैक इज टू अटैक योर सेल्फ फर्स्ट। आज ही पता नहीं कुछ मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं उसका भी नाम भी भूल गई, थोड़ा सा मोटा सा ऐसा लड़का था, और वो अपने मोटापे पे इतने जोक्स मार रहा था, इतने जोक्स मार रहा था। 5 मिनट के बाद मैंने वो बंद कर दिया, बिकॉज मस्करी में भी अगर तुम खुद को कुछ बुरा भला कहते हो तो वो दिल पे ही जाता है। तो you believe that the only way to stop the attack is to attack yourself first। कोई मुझे क्या है कि तुम मोटी है, उसके पहले मैं ही अपने मोटापे पे जोक्स मारना शुरू कर दूं, या मैं उसी खुद का ही मैं मजाक बना दूं, तो लोग क्या मजाक करेंगे मेरा? हाँ, जैसे कपिल शर्मा अपनी हिंदी का मजाक कर, इंग्लिश का मजाक करता है, कि पहले ही मैं मजाक कर लूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो फिर लोग क्या मजाक करेंगे। ओके, दीज आर डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। अब कल कपिल शर्मा ये है, पब्लिक फिगर है, इतना बड़ा शो चलाता है, वो एक ट्यूटर हायर करके उसने सीख लिया होगा, क्योंकि आगे कभी कभी कोई कोई शो में वो बोलते हुए भी नजर आता है इंग्लिश। लेकिन अगर वो मीडिया लाइट में अगर तुम नहीं हो तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं करते। अगर सर्वसाधारण व्यक्ति है तो वो उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं सीख लूं, कि मैं ट्यूटर हायर कर लूं या क्लास ज्वाइन कर लूं, और मैं ये सीख लूं, ये मेरी वीकनेस है तो मैं इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूं। ये जनरली नहीं होता। डिफेंस सिस्टम हमारा ये हो जाता है कि दिल को इतना बुरा लग जाता है कि पहले ही खुद को अटैक कर ले, ताकि दूसरा कोई मुझे कर नहीं पाए। So you accept and even confess your inadequacy in the hope that others will proclaim your goodness or at least forgive you for you can't। अपना ही मैंने खुद मजाक बना दिया तो लोग फिर मेरा मजाक कम करेंगे या मुझे माफ कर देंगे कि भाई तुम्हारे में ये कमी है,
उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ या माफ करती हूँ, क्योंकि खुद को माफ नहीं कर सकते। खुद को माफ नहीं किया है इसलिए बुरा लग रहा है कि ये मेरे में कमी है। क्लियर? आ रहा है ध्यान में जो बात हो रही है? या in many cases the hope for escape from attack is long gone, and all that remains is a certain familiarity with being bad, deficient, needy, helpless or even a failure. आशा ही खत्म हो जाती है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो वीक हूं, मैं नहीं कर सकती। हाँ, सो ये होता है एंगेजिंग योर जज थ्रू कोलैप्स इज अ वे ऑफ गिविंग अप द एफर्ट टू बी अडल्ट एंड रिटर्निंग टू योर चाइल्डहुड वर्ल्ड विथ योर गुड पेरेंट एंड योर विश टू बी लव्ड। जब हमें अगर लगता है कि हमारे में कुछ कमी है या कोई त्रुटि है हमारे में, तो उसके बारे में जब हम कुछ नहीं करते हैं, कौन कौन करता है कुछ तो भी, अगर मुझे लगे कि ओ मेरे सफेद बाल अच्छे नहीं दिखते तो मैं बाल कलर कर सकती हूँ, ये कौन करेगा? तो मैं जो अडल्ट हूँ, मैं जो प्राउड व्यक्ति हूँ, ये सोच समझ के नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं कलर कर लूं, वो कलर कर लेगा। लेकिन जो वो जो दिल पे लेता है कि ये ऐसा क्यों है, स्किन ऐसी क्यों है, हेयर ऐसा क्यों है, मेरी बातें ऐसी क्यों है, मेरी स्पीच ऐसा क्यों है, मेरा सोच ऐसा क्यों है, मेरे फीलिंग्स ऐसे क्यों है, जो दिल पे ले लेते हैं ना इन बातों को, वो बच्चा बन जाते हैं। दे गो फ्रॉम बीइंग एन अडल्ट टू द चाइल्ड। दैट चाइल्ड जो प्यार चाहता है और जो चाहता है मम्मी या पापा वो कुछ कर ले करेक्शन, और फिर वो बच्चा बन के रहने की कोशिश करता है and wish to be loved, but your inner process can also take on the other forms of engagement. Okay, तो ये जो दिल पे लेते हैं उनकी बात हुई। अब देखो, rationalizing is a fairly familiar mental activity for many people, but they don't necessarily connect it with being attacked because generally there is a little feeling component in their rationalizing. However, whenever you find yourself explaining your actions, justifying your feelings, or trying to figure out the right response, chances are good that you are engaging in an attack. अब एक बात जो लास्ट चैप्टर में उन्होंने कही थी कि जब तुम पर अटैक हो रहा है खुद से ही, या आई डोंट लाइक माई सेल्फ, अब ये आई कौन है और माई सेल्फ कौन है? ओके, सो ये दो हो गए, राइट? एक ये हमने समझ ला, फर्स्ट चैप्टर में ये उन्होंने समझाया कि जो आई है वो तुम आत्मा बोलो या कॉन्शियसनेस स्वरूप बोलो, और माई सेल्फ जो है, जो अभी मैं जो हूं वो। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम पर अंदर से अटैक होता है या बाहर से अटैक होता है, दूसरी बात उन्होंने हमको समझाई कि हमने उस अटैक के साथ जुड़ना होता है। अगर कोई अटैक कर रहा है लेकिन तुम जुड़ ही नहीं रहे, तुम उसका अटैक ले ही नहीं रहे, तुम दे रहे, वो दे रहा है लेकिन तुम ले ही नहीं रहे, तो अटैक होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम अटैक लेते हैं, कहाँ कहाँ पे लेते हैं? दिमाग से लेते हैं या दिल से लेते हैं या नाभि से लेते हैं, और रेस्पॉन्स भी हम हमारा वहीं से देते हैं। तो ये जो अलग अलग रीत से लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है कि whenever you find yourself explaining your actions, तो देखो पहला हमने जो दिल पे लिया ये समझ लिया। अब रैशनलाइजिंग जो मेंटल एक्टिविटी है, हमारे मेंटल एक्टिविटी में भावनाएं कम होती है, एहसास कम होता है, फीलिंग कम होती है, इसलिए हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम खुद को भला बुरा बोल रहे हैं। गेट द पॉइंट? जो रैशनलाइजेशन है, फिर कैसे मेरे ध्यान में आ जाए आए, अगर मैं अवेयरनेस बढ़ाना चाहूं, अगर मैं समझना चाहूं, तो कैसे मैं ध्यान में आएगा मेरे कि मैं खुद को भला भला बुरा बोल रही हूँ, ये कैसे मेरे ध्यान में आएगा? जब जब वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ एक्सप्लेनिंग योर एक्शन, अगर ऐसा मैंने किया तो क्यों किया, इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं खुद को दे रही हूँ या दूसरे को दे रही हूँ,
जस्टिफाइंग योर फीलिंग्स, जो बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है या वो लग रहा है, वो खुद को बोल रही हूँ अरे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा है, या दूसरे को नहीं मुझे बुरा लगा क्योंकि ये हो गया। ओके, और ट्राइंग टू फिगर आउट द राइट रेस्पॉन्स, चांसेस आर गुड दैट यू आर एंगेजिंग इन एन अटैक। तो सजगता उस लेवल की डेवलप करनी है कि दिमाग के अंदर, थॉट्स के अंदर हम खुद को क्या बोल रहे हैं या खुद को अटैक कर रहे हैं, इसकी सजगता रखनी है। इन एब्जॉर्बिंग यू गेट लॉस्ट इन योर इमोशनल स्टेट। देखो, एब्जॉर्बिंग जो था, कोलैप्सिंग जो था, जो दिल पे लेने की बात थी, उसमें जब हम दिल पे लेते हैं तो वो जो बुरा महसूस हो रहा है ना, उसी भाव में हम डूब जाते हैं। और इसलिए विवेक से सोच नहीं सकते, क्योंकि वो जो दिल पे लगी है, उसका जो इमोशन है, उसमें हम इतने डूब जाते हैं कि हम क्लैरिटी से सोच नहीं सकते। और जो दिमाग से जब सोचते हैं, इट इज इजी टू गेट लॉस्ट इन फैंटेसी। जो भ्रांति दर्शन की हमने कल माधवी से बात की, हम हमारे ही भ्रम में हम चले जाते हैं। वी आर लॉस्ट इन अवर ओन फैंटेसीज। So you can stay away from unpleasant feelings by playing out endless scenarios of what might have happened or how it might be in the future. At these times, it is less important to actually work something out than it is to avoid the attack and the feelings it brings up. But since the attack continues to exist in the background, you can't stop the fantasies. Sometimes rationalizing is experienced as a mental obsession with with an experience you had or might have, as you desperately seek the perfect solution for the situation. तो जब भी हमको इन बातों पे काम करना होता है, तो जब अटैक हो रहा होता है, वो अटैक को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये पहली बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि उस जो रैशनलाइजिंग की बात है, दिमाग से दिमाग पे लेने की जो बात है, उसमें हम अगेन एंड अगेन उसी बात को दिमाग में दोहराते रहते हैं। मैंने ये कहा तो उसने वो कहा, अगर मैं ये नहीं कहती और वो कहती तो वो ऐसा नहीं कहता, वैसा कहता। यू नो, डिफरेंट सिनेरियोज कीप प्लेइंग इन योर हेड। एंड यू, और वो सिनेरियो कब तक चलता रहता है? जब तक तुम कुछ उपाय ढूंढ रहे हो कि ऐसा परफेक्ट सीन मुझे मिल जाए जहां पे मैं कुछ बोलूं, मुझे जो कहना है वो मैं कह पाऊं और सामने से मुझे कोई विरोध ना हो। तो वो सोचने के लिए हमारे दिमाग में, वो सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में बातें गोल गोल घूमती रहती है। That sense of not being able to let go of something indicates the presence of an underlying attack that has not been addressed. Rationalizing keeps you engaged. ऐसे लोग पता है क्या कंप्लेन करते हैं? कहते हैं मेरा ओवर थिंकिंग बहुत होता है। ओके, जैसे कि आजकल तो ओवर थिंकिंग यानी एक डायग्नोसिस हो गया है। जैसे हाइपरटेंशन है या ऐसे, वैसा मेरा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ऐसा आके लोग बोलते हैं। तो वो दिमाग में वही सिनेरियो गोल गोल घूमते ही रहता है और हम उसमें बिजी रहते हैं। हमारी सारी शक्ति वहां पे लग जाती है। Least obvious of the internal engagements is the counter attack. How do you counter attack your own judge? Basically with the energy behind statements such as, अब देखो, अब चलो ये दो जन के बीच की बात छोड़ो, अंदर से खुद के ही खुद पे जब अटैक होता है, जब हम खुद को ही कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, तो वो अंदर की आवाज को कैसे चुप बिठाए? है ना, खुद ही खुद को कुछ बोल रहे हैं। तो अगेन इन दैट टॉक टुडे, दैट इज व्हाई आई शेयर्ड इट, यू नो, कि इन दैट टॉक टुडे शी सेज यू कैन से शट अप। हाँ, और हमारे ये किताब में भी वो पॉइंट आया था कि यू कैन से टू दैट वॉइस शट अप, बट इट इज नॉट गोइंग टू शट अप, राइट? तो उसको ऐसा कुछ बोलना होगा कि जिससे वो शांत हो जाए। तो वो टिक टिक को शांत करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली विद द एनर्जी बिहाइंड स्टेटमेंट सच एज हु केयर्स व्हाट यू थिंक,
तुम क्या सोचते हो? तो सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है या खुद खुद को कुछ बोल रहे हो, तो तुमको क्या लगता है मैं क्यों सुनूं? एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उसमें वो जो टॉक देने वाली है वो बोलती है कि मैं तुम्हें सुनूंगी, आई विल लिसन टू यू बट आई विल नॉट ओबे यू। खुद को ही ये कहना है, जरूर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी लेकिन मैं ओबे नहीं करूंगी। दैट वॉज अ वेरी पावर स्टेटमेंट दैट केम अक्रॉस। तो यहाँ पे वो कह रहे, हु केयर्स व्हाट यू थिंक, ये आप कह सकते हो कि तुम्हें जो लगता है मुझे नहीं सुनना। हाँ, मैं नहीं बॉदर करता। आई शो यू हु इज बॉस हियर। तुमको जितनी बड़बड़ करनी है करो, लेकिन बॉस तो मैं ही हूँ, ये भी बोल सकते हो। डोंट टेल मी हाउ आई एम सपोज टू बी और व्हाट आई एम सपोज टू डू। अंदर ही खुद को बोलो, तुम मुझे मत बोलो मैंने क्या करना है और कैसे रहना है। I will do exactly what I want to do. Notice that the belief may be that this type of defiance is separating you from the judge. I am pushing it away and claiming my own independence. However, the strength of the action derives primarily from opposition to or rebellion against the power of the judge. तो जब ऐसा हम अंदर की आवाज को, चुप बैठो, जैसे हम लोग ज्यादातर देखो हम लोग मेडिटेशन में करते हैं, तो अगर थॉट्स आने लगते हैं तो कर देते हैं उसको कि रुक जाओ यार, मुझे अभी सोचना नहीं है, मुझे अभी मेडिटेट करना है, यानी नो थॉट स्टेट में जाना है। तो थॉट्स तुम रुको जरा, हम उनको डांटते हैं। तो जैसे हम इस तरह से डांटते हैं अंदर की आवाज को, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम उसको दूर ढकेल रहे हैं या हम उसको विरोध कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। अगेंस्ट द पावर ऑफ द जज, the illusion of independence is achieved only by fighting of the attack. For this reason, maintaining the sense of strength and separateness is dependent on pushing away, which means keeping the fight going, which means engagement. लेकिन वो तुम्हें अटैक करता रहता है, तुम्हें उसे ढकलते रहते हो, यानी युद्ध अभी जारी है। जब तक वो बोलते रहता है और जब तक तुम पुश करते रहते हो, जब तक ये चल रहा है, यानी युद्ध चल रहा है। ओके, द फाइट इज गोइंग ऑन, दैट मीन्स यू आर स्टिल एंगेज्ड। लगे हुए हो तुम, तुम्हारे अंदर के जज से या बाहर के जज से, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, लगे हुए हो। वन मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इंटरनल काउंटर अटैकिंग एंगेजमेंट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो इसका एक परिणाम ऐसा होता है कि खुद को ही हम खत्म करते चले जाते हैं। योर जज बिलीव्स यू शुड नॉट ड्रिंक। अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे अंदर का जज तुम्हें कह रहा है नहीं नहीं तुमने ड्रिंक नहीं लेना है। अच्छा, अंदर का जज तुम्हें ड्रिंक लेने से क्यों रोक रहा है? पार्टी में आए हो या कोई सेलिब्रेशन है और तुम ड्रिंक ले रहे हो, तो अंदर का जज क्यों टोकेगा, क्यों रोकेगा? कैन एनीबडी टेल मी कि अगर तुम ड्रिंक ले रहे हो, एकदम क्लियर सीन है, एक तुम ड्रिंक ले रहे हो, तो अंदर का जज तुम्हें क्यों रोकेगा? तुम्हारे पास सेलिब्रेशन का रीजन है, पार्टी चल रही है, तो अंदर का जज क्यों रोकेगा या क्यों टोकेगा? बरीच रिझन्स देता येतील की. वन व्हेरी गुड पॉइंट की बरीच रिझन्स देता येतील. ओके, गिव मी वन रिझन. कारण पार्टी त्याचा नंतर कंट्रोल मला जाऊ ड्राईव्ह शकतो. करत जायचंय. ओके, मी एक सांगू ती का? रिझन्स त्याला नाही, ती रिझन्स असे कारण खूप देता येतील, हा, पण ती हा. कारण का देणार हा प्रश्न आहे. कारण त्या थोडा जजला वाटेल की आपला कंट्रोल त्याच्या कंट्रोल जाईल. नाही, ते जजला असं नाही. का, हो बरोबर आहे, ठीक आहे, हा. लेट आय विल टेक दॅट, बट का असं वाटेल आणि तो का तुम्हाला टोकणार? त्याला रिस्क वाटत असेल. नाही, आतला आवाज तुम्हाला सांगतोय की ड्रिंक घेतलंयस पण पिऊ नकोस, किंवा हे ड्रिंक घेणं बरोबर नाहीये, हे असं आतून तुमचा आतला आवाज कधी सांगू शकतो? जेव्हा त्याला वाटतं की तुम्ही काहीतरी चुकीचं करताय. हम्म, हम्म, सिंपल. हाँ, हम्म, कारण अनेक असू शकतात. अंदर की आवाज हमें कब टोकेगा या कब रोकेगा? जब उसे लगता है कि तुम गलत कर रहे हो,
अब ना तुम ड्रिंकर हो, ना तुम्हें ड्राइविंग करके कहीं जाना है, तुम तुम्हारे घर में हो, अच्छी पार्टी है, तुम एक पैक पीने वाले या कम पीने वाले हो, तुम रेगुलर ड्रिंकर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी अंदर की आवाज तुम्हें रोक रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे इनटू ब्रैकेट उन्होंने एक कारण दिया है जो डीप चाइल्डहुड में जाता है, योर पेरेंट्स ड्रैंक टू मच। अगर मैं पीने वाली, आई एम नॉट अ ड्रिंकर, आई एम नॉट अ रेगुलर ड्रिंकर, ड्रिंक से मुझे कोई तकलीफ होती नहीं है, मैं किसी को तकलीफ देती नहीं हूँ, मुझे ड्राइविंग करके कहीं जाना नहीं है, मेरे घर की मेरी पार्टी है, फिर भी मेरे अंदर के आवाज अगर मुझे रोक रही है तो उसका कारण है क्योंकि उसको लग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तो गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पिया करते थे। म्हणजे एक्झॅक्ट पास्ट एक्सपिरियन्स, पण असू पास्ट शकतं. एक्सपिरियन्स, पास्ट एक्सपिरियन्स, एक्सपिरियन्स, हा बट मेमरी मध्ये, मेमरी मेमरी, हा कबूल आहे मेमरी, पण मोर देन मेमरी द जज ऑपरेट्स ऑन वन प्रिन्सिपल, विसरलोय आपण, फिअर. ओह, ऍब्सोल्युटली फिअर, की तुम्ही पण तुमच्या आई वडिलांसारखं अति पिऊ लागलात तर. आणि अजून उलट असेल तर आई वडील पितच नसतील तर. So again I'm telling you, then there must be some other reason, but it comes somewhere from some experience, and you should not become like that. म्हणून you are stopped. If my father was a drinker, I will not drink. तू म्हणते ना, अच्छा फादर वॉज नॉट अ ड्रिंकर बट आय एम ड्रिंकर, कुठलाही सिनारिओ होऊ शकतो, पण मुलाला थांबवणार ना, की वडील खूप पित होते मग मी माझ्या मुलाला थांबवला. असंख्य कारण असू शकतात. बट व्हॉट आय वॉन्ट टू पॉइंट आउट ओव्हर हिअर इज वन, द जज ऑपरेट्स ऑन फिअर. That fear can come from your parents drinking or from any other past life also tendency. It can come from a tendency. It can come from the fear that okay, once you start you cannot stop. एक तो पीते नहीं हो, पीते हो तो बहुत ज्यादा पी लेते हो, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ इट. बट बेसिकली दो बातें ध्यान में रखो. एक बात ये है, अंदर से अगर तुम्हें रोका या टोका जा रहा है तो कुछ कारण है, कोई डर है कि तुम्हारा कुछ बुरा ना हो, क्योंकि जज का काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, सेल्फ अपॉइंटेड रोल है वो, उसने अपने आप को ये रोल अपॉइंट कर दिया है. तो वो फियर, अब वो फियर कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी आ सकता है. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज योर पेरेंट्स ड्रैंक टू मच, और एक एग्जाम्पल, और स्मोक बिकॉज इट कॉजेज लंग कैंसर, और ईट स्वीट्स यू विल बिकम फैट एंड नो वन विल लाइक यू. अब देखो, एक पर्सनल रीजन है, दूसरा जनरल रीजन है, और तीसरा प्रेम के लिए तुम तरसे हुए हो, ये तीसरा रीजन है. तो कहीं से भी रीजन आ सकता है, बट दिस इज द थिंग. So your counter attacking engagement of these attacks is to do exactly what you are supposed to do. ऑलराइट, तो वो जब अटैक आता है तो तुरंत तुम क्या करोगे? ड्रिंक करोगे, स्मोक करोगे, मीठा खाओगे. जो भी काउंटर अटैक किसको बोलते हैं? दिल से, दिमाग से या नाभि से होता है जो काउंटर अटैक होता है. जज ने जजमेंट दिया, अटैक किया, तुरंत तुम काउंटर अटैक करोगे. जनरली काउंटर अटैक, तुम मुझे मत बोलो क्या करना है, मैं तो पीऊंगा. तुम मुझे मत बोलो क्या खाना है, मैं तो खाऊंगा. राइट? सो काउंटर अटैक वही एक्शन करके काउंटर अटैक होता है. तो अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक, बस बरसों से लगे हुए हैं एक ही बात को लेकर. These are our patterns, what we call as patterns, okay? And these are ये हम लोग continuously सालों साल करते आए हैं. So you are saying I will do I will do what I want to and you can't stop me. It's a power struggle, and inevitably addictive behavior of this sort results in even stronger attacks by the judge as you suffer from the effects of the self-destructive behavior. अंदर की आवाज ने क्या कह दिया? पी मत. मैंने उसको बोला तू मेरे को मत बोल, मैंने क्या करने का, मैं तो पीऊंगी, और मैंने पी लिया. ऑब्वियसली पीने के बाद तकलीफ हुई तो अंदर के जज ने और जोर से आवाज दिया. कहा था ना मैंने, पी मत.
सुनती नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, तू मेरे को मत बोल, मैं और पीऊंगी, समझा? तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या जिसको एडिक्टिव बिहेवियर, जितनी वो अंदर की आवाज तुम्हें रोकेगी उतना वही चीज तुम करते चले जाओगे। पी मत या खा मत या जा मत या बोल मत या कितना, बहुत लोगों को, आप लोगों में से काफी जनों को ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप डिसाइड करके गए थे कि मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी हाँ, लेकिन आखिर में वो जो भी कुछ ड्रामा चल रहा है उधर जाऊंगी, फैमिली ड्रामा हो, फ्रेंड ड्रामा हो, कॉलेज ऑफिस ड्रामा हो, मैं वहां पे जाऊंगी, लेकिन मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। और फाइनली तुम उधर बोलते हो, बहुत कुछ बोलते हो, और वापस आकर फिर सोचते हो यार मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी और मैं इतना कुछ बोलकर आ गई। फिर रैशनलाइजिंग चालू हो जाता है, मैं नहीं बोलने वाली थी, मैं तय करके गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह खुलवाया। इज दिस फेमिलियर व्हाट आई एम सेइंग? ये जो मैं बात बोल रही हूँ, कैन यू रिलेट टू इट? आरती, कालच मी असा एक रेफरन्स लावला माझा, म्हणजे हाँ ह्याच्यामुळे का की एक्सरसाइजचं बोलणं झालं होतं ना, हाँ हाँ काल असंच नितीन आणि मी एका ठिकाणी होतो, एकांशी बोलत होतो, तर तिथे नितीनने एक जोक सांगितला की 90% लोकांना आपली बायको चिडली आहे हेच कळत नाही, 10%ना कायमच चिडलेली दिसते वगैरे वगैरे, सगळं बोलून झालं त्यांचं. आणि मग मी म्हणलं पण तुम्हाला माहितीये का, हाँ हा जे बोलला ना हा ह्या दोन्हीमध्ये बसत नाही म्हणलं. आणि मग मी इतका विचार केला की गरज नव्हती का त्या डॉक्टरांसमोर मला असं बोल, इतका म्हणजे असं अरे, आपण काय बोलून गेलो, एकदम काही गरज नव्हती. मग संध्याकाळी असंच आम्ही बोलताना मला जाणवलं की अरे हे कुठून आलं, तर मला माझ्या बाबांच्या बरोबरनं ही सवय लागलेली. हाँ बाबांचं बोलणं असं असायचं आणि मी मॅक्झिमम लहानपणचा कॉन्टॅक्ट, म्हणजे कालच्या रीडिंग मध्ये हे सगळं आलं होतं ना की चाइल्डहुड परफेक्ट। इम्पॅक्ट कसा असतो. वैशाली की बात ध्यान समझ में आ गई? परफेक्ट एग्जाम्पल कि देखो कहाँ रिलेट होता है, वो पिताजी के साथ जो भी मेमोरीज है वो मेमोरीज से रिलेट होता है कि वो लग गई है आदत, या वो ध्यान में इसलिए बोल देती है फटाक से क्योंकि ऐसा ही था। आणि मनात काहीच नसतं, माझ्या मनात मनात काहीच काही नसतं, ते नसतं, उत्स्फूर्तपणे येतं असं, म्हणजे उत्स्फूर्त म्हणतो आहे. ना आपण की काय अरे, आणि मग सॉरी आपण असं बोललो, एवढी मोठी माणूस होती इथे आणि आपण काय बिनधास्त ते डॉक्टर म्हंटले मला की तुमचं बरं आहे बाबा, तुम्ही हृदयात काही ठेवतच नाही. म्हणलं काहीच ठेवत नाही. या वंडरफुल, यस, परफेक्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज हाउ, ये हमारे जो देखो अभी ये तो यहाँ पे खाना पीना उठना बैठने की बात नहीं है, ये एक अलग सा एग्जाम्पल। वेरी नाइस, थैंक यू वैशाली फॉर दैट, कि जहाँ पे हम वही बातें अगेन एंड अगेन करते चले जाते, कोई भी बात हो सकती है, राइट? सो it's a power struggle, and inevitably addictive behavior of this sort results in even stronger attack by the judge as you suffer from the effects of self-destructive behavior, even though you recognize that the behavior hurts you. अब जैसे फ्रैंक के बारे में हम लोग फ्रैंक का एग्जाम्पल ले, तो फ्रैंक को उसकी माँ टोकती थी, फिर बीवी टोक रही है, खुद को भी वो टोकता है। देखो जिंदगी भर कि नाश्ता के टाइम तुमको रेडियो भी ऑन चाहिए, पेपर भी पढ़ने को चाहिए, ये खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, तुमको सब कुछ चाहिए। ये इस बात पे उसकी माँ टोकती थी, बीवी टोकती है, रोज बरसों से टोक रही है, और वो खुद को भी टोक रहा है। और उस दिन वो डिसाइड करता है कि बस अभी मैं कितना और सुनूं, कितना मैं रोक टोक सुना करूं, अभी और कितना सुनना है। उस दिन वो डिसाइड करता है मैं कोई रोक टोक नहीं सुनूंगा। और देखो अगर आपको याद हो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रैंक अपनी बीवी के पास जाता है, वो जस्ट उठी होती है और वो कहती है स्वीटहार्ट प्लीज आप मेरे को ये दे दो, तो कॉफी आप बना दो, मैं और थोड़ी देर बेड में लेटना चाहती हूँ। तो वो बड़े प्यार से उसके पास जाते हैं, उसको किस करते हैं, उसको लेते हैं, और तुमने मुझे स्वीट हार्ट कहा, ऐसा उसको कहते हैं। और वो सोचती इसको क्या हो गया, लाइक यू नो, क्योंकि वो फ्रैंक ने डिसाइड किया होता है मेरी सारी अंदर की आवाज को मैं पूरी तरह नजरअंदाज करने वाला हूँ, और अब भी जो हो रहा है, अब भी जो बोला जा रहा है, उसको सिर्फ मैं ध्यान देने वाला हूँ। तो वो बड़े प्यार से रिएक्ट होते हैं। याद दिलाया क्योंकि आगे के चैप्टर में इसका कंटिन्यूटी हमको मिलेगा। ऑलराइट, तो वो होता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इवन दो यू रिकॉग्नाइज दैट द बिहेवियर हर्ट्स यू,
you resort to it in an effort to get back at your judge. क्योंकि अंदर की आवाज ने तुम्हें रोका, इसलिए अब मैं पीऊंगी ही। अगर रोका नहीं होता, टोका नहीं होता, तो शायद ना पीती, शायद ना खाती। लेकिन मुझे रोका ना आपने, तो अब तो ये चलते रहता है। यू आर एक्टिंग आउट ऑफ योर रिसेंटमेंट एंड हेट्रेड ऑफ बीइंग डिक्टेटेड टू एंड ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो मैंने क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका गुस्सा, वो जज ने जो भी टोका है, तो मैं बच्चा नहीं हूं, मैं डिसाइड करूंगी मैंने क्या करना है। बट यू आर ओनली एस्केलेटिंग द एंगेजमेंट विद सेल्फ अटैक। लेकिन वही बात करते हो जिसके बारे में टोका गया, फिर वो करते हो, तो तुम ये स्ट्रगल सॉरी, ये स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली चालू रहता है। Each of these modes has its own history, assumptions and characteristics, and they may seem mutually exclusive. अभी जो वैशाली और सुचित्रा अलग अलग रीजंस दिए, राइट? तो अपना अपना इतिहास होता है, अपना अपना assumptions होता है और अपने अपने गुणधर्म होते हैं। But remember, these definitions only provide a conceptual framework for helping you explore and understand judgment in yourself. Do not feel confined to any one of these categories. Everyone will have some experience with each mode, though the particular details may vary from person to person. What is important is that you begin to see the rather predictable nature of the patterns that support inner attacks. तो अभी ये जो डिस्क्राइब किया है उन्होंने, हम दिल पे लेते या दिमाग पे लेते या नाभि पे लेते, सबका सब कुछ सेम नहीं हो सकता, सबके अपने अपने गुणधर्म रहेंगे। कोई कोई कुछ कुछ चीजें या कोई कोई कुछ लोगों की चीजें दिल पे लेते हैं, कुछ लोगों की दिमाग पे लेते हैं, या कोई बातें नाभि पे लेते हैं, वहां से हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो वर्गीकरण है और ब्रॉड वर्गीकरण दिया गया है, हर एक की कहानी अलग रहेगी। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अंदर से जो हमारे अटैक्स होते हैं, हम खुद को ही जो भला बुरा कह रहे हैं, इसके जो पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को पहचानना, ये उसका बॉटम लाइन है, ये उसका बेसिक सजगता हमने जो लानी है, वो इस बात की हमने लानी है। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट साइड हेडिंग, हाउ एंगेजमेंट फील्स। अब जब वो अटैक लगा हुआ है, वो रोक रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बोल रहे हो नहीं मैं तो करूंगी ही, तो ये एंगेजमेंट, इसको कहते हैं एंगेजमेंट, टू रिमेन एंगेज, हाँ, लड़े रहना, तो लगे रहना। तो वो कैसे महसूस होता है? The more you become aware of engaging attacks, the more you will be able to recognize the energetic sense of being engaged. तो जितना तुम्हारा अटैक जितना चलते रहेगा, उतना तुम्हारे जैसे ध्यान में आते जाएगा, तो तुम्हें वो महसूस होगा, एनर्जी उसकी फील होगी। Being engaged can have a sticky feeling to it. तो जब हमारा एंगेज रहते हैं ना हम, तो तब कैसा महसूस होता है? स्टिकी यानी चिकट, यू फील स्टिकी, यार क्या च्युइंगम की तरह चिपके हुए हो, वही बात दोहराते जा रहे हो, वही टेप अगेन एंड अगेन बज रही है, वही फीलिंग कॉन्स्टेंटली रह रही है। So there is an energetic sense of being engaged. Being engaged can have a sticky feeling to it like fly paper. Once you are in it, movement only makes it worse. और जितना छूटने की कोशिश करो, उतना तुम और उसमें अटकते रहते हो। हाँ, जितना छूटने की कोशिश करेंगे। शुगर वालों के लिए ये फाइटिंग रहती है स्वीट खाने के ऊपर। हाँ, स्वीट खाने पे फाइटिंग रहती है, चालू रहती है। हम सबकी रहती है। कुछ मीठा हो जाए। हाँ, नहीं खाना है तो भी फिर थोड़ा सा हो ही खा जाता ही है। लेते हैं, हो ही लेते हैं। कितना सोच लो शुगर फ्री जाना है, यानी शुगर बंद करनी है, नहीं होता, बहुत मुश्किल है। सच बात है। तो जितना छुटाने की कोशिश करो, उतने और चिपकते
जाते हैं. You try to go on to other things with your mind and your energy, but you keep getting pulled back to rationalization or obsessing about something that happened. फिर हम कहते हैं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, चलो मैं अभी ये काम करती हूँ या उस काम में लग जाती हूँ. कितने भी तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, वो बात दिमाग में इन द बैकग्राउंड चलती ही रहती है और वो बीच बीच में तुम्हें खींच लेती है वहां पे. गेटिंग पुल्ड बैक टू रैशनलाइजिंग, या तो दुख मनाने लग जाते हो या तो एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार शुरू हो जाता है. यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, कांट कंप्लीट थिंग्स, you find you can't let go of something when you are done. You keep fussing over to make it perfect, when actually what you can't let go of is the engagement in your mind. कोई भी काम पूरा करने के बाद एग्जाम दे के आए, ये बहुत कॉमनली, पता नहीं मेरे साथ शायद होता था, अरे मैं थोड़ा और लिख सकती थी, या मैंने ये पॉइंट लिखना चाहिए था, या प्लस मैंने और ये करना चाहिए था. तो एग्जाम पेपर, अब वो गया पेपर, सबमिट हो गया है, तुमने एग्जाम खत्म कर दिए, दे दिया है, लेकिन दिमाग उसी में चलते रहता है और परफेक्शन की तरफ जाने के लिए, लेकिन माइंड एंगेज रहता है. Another aspect of this engagement state is a sense of confinement. एक तो वो लगे रहता है, तो चिपका रहता है, ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, a sense of confinement, हम बंदिश, खुद को बंधे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज ने जकड़ा हुआ है. So there is a confinement. You find yourself feeling downright claustrophobic as the attack and your engagement of it leave you nowhere to turn or move. You feel trapped and closed in. जैसे कि कहीं नहीं भाग सकते, कहीं नहीं जा सकते, फंसे हुए हैं, ऐसा एहसास हमें होता है. Or your breathing may be constricted, which you might not notice until you slow down and find that it takes a conscious effort to breathe deeply. या तो तुम्हारे सांसों में भी तुम्हारे जैसे कि सांस नहीं ले पा रहे, ब्रीथ नहीं कर पा रहे, ऐसा महसूस होता है कि आई कांट ब्रीथ, मैं थोड़ा बाहर चले जाऊं. वो दिमाग में इतना घूमता है कि तुम्हें लगता है कि अब मैं श्वास नहीं ले पा रही हूँ, आई हैव टू गो आउट, I have to go somewhere in the open, so that I can breathe. A third quality of engagement is a feeling of murkiness. तो पहला था कि चिपका चिपका लगता है, जैसे कि विषय छूट ही नहीं रहा है. दूसरा है कि सांस रुकी हुई है, बंदिश है, जकड़े हुए है, ये है साथ. और तीसरी चीज, जब वो हमारा अटैक काउंटर अटैक चलता है ना, तभी. और तीसरी चीज है, थर्ड क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट इज अ फीलिंग ऑफ मर्कीनेस, ऑफ बीइंग इन क्लाउडी और मडी वाटर. You can't get clear about what's going on and what needs to be done. You feel confused, easily distracted and ungrounded, as if things around you won't come into focus. So तीसरी बात है कि अपन, मराठी में बहुत अच्छा शब्द है गढूळ. एवरीथिंग फील्स मर्की, गढूळ फील होता है, क्लियर नहीं है कुछ भी, क्लैरिटी नहीं मिलती, सोच नहीं सकते, ठीक से महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. तो ये कंफ्यूज स्टेट का एहसास इसके साथ साथ में होता है. तो ये तीन चीजें देखी हमने जो महसूस होती है. अनदर फ्लेवर ऑफ एंगेजमेंट इज अ सटल बट कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अब वो जो तीन चीजें थी ये काफी स्थूल थी, सूक्ष्म लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं हम. ओके, एसोसिएटेड मोस्ट ऑफन विथ काउंटर अटैकिंग. क्यों फ्रस्ट्रेट? अरे वो वार करता है, हम वार, उसको काउंटर वार कर रहे हैं, वो फिर वार करता है, फिर हम काउंटर कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है. कि जैसे वो कोई कोई फिल्मों में दिखाते हैं ना, जब दो हीरो और विलेन, या तो दो हीरो लड़ रहे हैं और दोनों की ताकत सेम है, तो ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वैसा वाला फ्रस्ट्रेशन. हाँ, जैसे दुर्योधन और भीम के बीच में जो आखिरी युद्ध हुआ था, जो गदा के साथ उन्होंने युद्ध किया, तो वो कोई जीत ही नहीं रहा था, दोनों इक्वली स्ट्रांग थे. जब तक कि कृष्ण ने आइडिया नहीं दी, तभी तक
जीत नहीं पाया, और फिर बाद में तो वो मतलब फ्रॉड से ही जीता गया। लेकिन ये होता है, वो बात जाने दो, वी विल नॉट वी विल नॉट डिस्कस दैट। बट द थिंग इज दैट यू आर एट loggerheads. Nobody is giving. This one is also not giving. You are also not giving. The judge is not giving in. You are not giving in. So you remain at loggerheads. So that is what. This is similar to the stickiness, but includes a dose of irritation. तो स्टार्टिंग का हमने जो देखा ना कि चिपका चिपका लगता है, विषय छूट नहीं रहा है, उसके जैसी ही ये बात बनती है। फर्क इसमें ऐसा है फ्रस्ट्रेशन में कि देर इज अ डोज ऑफ इरिटेशन एंड एजिटेशन। चिड़चिड़ेपना हमें महसूस होता है, हम चिड़चिड़ेपना महसूस होता है, गुस्सा आता है। If it is as if something rubs you the wrong way, no matter how much you try to relax and calm yourself, you can't get quite mad because nothing is really significant, but the frustration won't go away. कुछ कर भी नहीं सकते और वो जा भी नहीं रहा है, कुछ कर, हेल्पलेस जैसी सिचुएशन, तो तब फ्रस्ट्रेशन फील होता है। अदर क्वालिटीज ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड, अब देखो सूक्ष्म लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, हमने स्टिकीनेस देखा, हमने कन्फाइनमेंट देखा, हमने तीसरी क्वालिटी जो थी क्लॉस्ट्रोफोबिया जो फील होता है वो देखा, और क्या था, मर्कीनेस, कंफ्यूजन, ये स्टेट देखा हमने। फिर सूक्ष्म लेवल पे हमने फ्रस्ट्रेशन देखा। अब उसके अलावा सूक्ष्म लेवल पे क्या क्या हो सकता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो दिल पे बात लेते हैं और जो एब्जॉर्प्शन और कोलैप्सिंग में रहते हैं। या तो रिजिडिटी, काळा दगडावरची रेघ, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी, मैं आई विल नेवर टॉक टू यू, आई विल नेवर डू दिस, वगैरह वगैरह। सो दैट इज रिजिडिटी कम्स फ्रॉम रैशनलाइजेशन, ऑलराइट, जो दिमाग पे लिया जाता है। डिप्रेशन कैरीज दैट हेवी lethargic apathetic quality. You have a hard time summoning up energy to do anything and nothing seems to matter all that much. Why not just watch TV? जो दिल पे लेते हैं ना, उनका डिप्रेशन का बिहेवियर कैसे दिखता है? जाने दो, वैसे भी तो क्या, मैं खराबी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा तो कोई ठीक बात है ही नहीं, तो जाने दो, टीवी के सामने बैठे रहते हैं कुछ किए बगैर। Let us just sit ideally, not do anything. Rigidity feels tight and stiff, both emotionally and physically, as though you have no flexibility in your joints and in your responses. तो जो लोग दिमाग पे जो अटैक काउंटर अटैक खेल खेलते रहते हैं, इनको ये इनफ्लेक्सिबल महसूस करते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि इनके जोड़ काम नहीं कर रहे। हाँ, तो जॉइंट्स आर अफेक्टेड बेसिकली। This is a variation on the sense of confinement, but rather than feeling trapped or closed in by something outside yourself, the feeling seems more internal, a sense of inner crowding, of being brittle and hard. अंदर से इमोशनली तुम ताठरपणा म्हणतो ना आपण, that's the perfect word for it. So there is a stiffness from inside. You become stiff. You don't want to give in. You don't want to bend. You don't want to stretch. You don't want to do anything. So stubborn, yes, yes. And then there is a sense of inner crowding, of being brittle and hard. और फिर बस एकदम अंदर से टाइट पकड़ लेते हो खुद को और एकदम हार्ड। कोई कोई लोग देखो ऐसा अपीयरेंस देते हैं, कोई कोई लोग हमको लगते हैं अरे कितने स्ट्रिक्ट है। हाँ, उनको हम लोग शाहड़ कहते हैं मराठी में, मतलब नारियल की तरह, ऊपर से कड़क लेकिन अंदर से सॉफ्ट होते हैं वो। Yeah, so there is a sense of crowding. You are brittle and hard at the same time. You are probably familiar with all these energetic qualities, but now you can see that they may be manifestations of being engaged with an attack, indicators of self-judgment. It happens like this. You experience an inner attack from your judge. It affects you, continues to affect you as you unconsciously engage it by counter-attacking, rationalizing, or absorbing. Meanwhile, you go about your life and feel compulsive, constricted, not very focused, and slightly depressed in this state related to the attack and the inner engagement.
in this state, is this state related to the attack and the inner engagement? Absolutely. All right. तो हमको सबको पता है कभी ना कभी हमने इन तीनों चीजों को महसूस किया है, दिमाग के लेवल पे, दिल के लेवल पे, नाभि के लेवल पे हमने ये, और हम पहचानने लगते हैं कि ये अंदर से अटैक हो रहा है और मैं ये रेस्पॉन्ड कर रही हूँ. आई एम श्योर आप लोग सब में से यू कैन टेल मी कि बाहर से जब ये होता है तो अब पहचान में आ रहा है कि अब हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, या ये मेरे बटन दबाने की कोशिश कर रहा है. और मैं जो भी रेस्पॉन्ड हम करते हैं उसको भी हम पहचानते हैं, ओ मैंने नाभि से रेस्पॉन्ड किया इंस्टिंक्टिवली, या मैंने दिल से रेस्पॉन्ड किया, बुरा लग गया, या मैंने दिमाग से रेस्पॉन्ड किया, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया. सो अटैक को भी हम पहचानने लगे हैं, काउंटर अटैक को भी हम पहचानने लगे हैं, लेकिन ये भी हम समझ गए हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सेल्फ जजमेंट है. ऑलराइट. और ये सब कुछ हो रहा है, इसके साथ ही साथ जिंदगी तो चल ही रही है, जो करना है वो कर रहे हैं. वॉट एवर नीड्स टू बी डन वी आर डूइंग इट, वॉट एवर. तो ये ऐसे इन दिस स्टेट, is this state related to attack and inner engagement? Then absolutely. Recognizing engagement is a refinement and deepening of your awareness of the energetic and emotional effects of judgment that we looked at in chapter 4. Friends, just excuse me for 1 minute. I'll be back. Yeah, sorry about that. कोई आ गया दरवाजे पे. All right. So recognizing engagement is a refinement and deepening of your awareness of the energetic and emotional effects of judgment that we looked at chapter 4. In chapter 4, you see that the particular effects are related to the way you engage the attacks. With some practice at noticing your process, you will come to recognize the qualities of your own state of engagement. You may already be noticing them, that you are operating in this state a large percentage of the time. Some people live most of their lives in this state and take it to be normal. मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे सजग होते जाओगे वैसे वैसे तुम इन सब चीजों को, अटैक को, काउंटर अटैक को, जजमेंट हो रही है उसको तुम कि कहाँ से तुम रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ये सब चीजें धीरे धीरे पहचानने लगोगे. दुख की बात ये है कि लोग इसे नॉर्मल समझते हैं. ये जो अटैक होना, काउंटर अटैक होना, जजमेंट आना, फिर तुमने उस जजमेंट को या तो दिल से या तो दिमाग से या तो नाभि से रेस्पॉन्ड करना, इसको लोग अपने जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है. हाँ, सो यहाँ पे ये साइड हेडिंग खत्म हुआ. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर साइड हेडिंग, दैट इज एंगेजमेंट इन डेली लाइफ. अब रोज की जिंदगी में, एवरी डे हमारी जो भी लाइफ है, इसमें ये कैसे वर्क होता है. देखो, एंगेजमेंट इज एविडेंट इन द एक्सट्रीम ऑन मोस्ट टीवी शॉर्टकॉम्स of sitcoms. Often 90% of sitcom and soap opera interaction is a judgment and engagement, attack followed by counter attack, rationalize and absorb. In some comedies, the main form of humor is counter attack. हाँ, सास बहू बोल रहे हैं यहाँ पे वो. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तुम कोई भी सीरियल ले लो,
इस सीरियल में एक जन अटैक कर रहा है, दूसरा काउंटर अटैक करता है, चाहे वो रैशनलाइजेशन के माध्यम से होने दो या बुरा महसूस करने के माध्यम से या इंस्टिंक्टिव होने दो। लेकिन ये कोई भी टीवी सीरियल में हमें ये देखने को मिलता है कि अटैक काउंटर अटैक। उसके अलावा कोई कोई कॉमेडीज जो होती है उसमें काउंटर अटैक को एक हास्य का स्वरूप दिया जाता है, जैसे मैंने कपिल शर्मा का ये किया, खुद का ही मजाक उड़ा लो। Alright, so that is the humor is used as a counter attack. On the other hand, one of the most satisfying types of humor comes from a real defense against attack because it supports the soul's truth. लेकिन अगर वो काउंटर अटैक हास्य के रूप में हो लेकिन सत्य को दर्शाने वाला हो तो फिर वो आत्मिक होता है, फिर वो डिफेंस नहीं होता, वो आत्मिक होता है। मतलब जो जवाब, अगर समझो कोई गेस्ट है, उसको कुछ तो भी बोल दिया, लेकिन वो जब जवाब देते हैं भले हंसते हंसते देते हैं लेकिन सत्य बोल जाते हैं, तो वो आत्मिक होता है। In real life, engagement is an accepted form of social interaction, very apparent in casual conversation and gossip. जब हम गॉसिप करते हैं तब क्या करते हैं, जजमेंट ही तो पास करते रहते हैं, जजमेंट को ही गॉसिप बोला नाम दिया गया है, राइट। तो रोज की जिंदगी में कैजुअल कॉन्वर्सेशन में सहज बात करते हैं, अरे वो तो पागल है, कितनी सहजता से हम बोल देते हैं ना, अरे उसको तो दिमाग नहीं है, अरे यार मैं तो ऐसी ही हूँ, अरे ये तो मुझे, ये मेरे से हो ही नहीं सकता, ये मेरी, मैं ये नहीं कर सकती, right? So very easily in our casual conversation we speak these make these judgments. Consider how much of superficial conversation consists of complaining or berating yourself, explaining or justifying your behavior, or criticizing or putting down others. कि ज्यादातर हमारे सारे संवाद जो होते हैं इसमें या तो दूसरे की कंप्लेन करते हैं या खुद की कंप्लेन करते हैं। अब ये हो गया एब्जॉर्बिंग, या तो हम एक्सप्लेन या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है वो है वो है, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ये हो गया रैशनलाइजिंग। या तो क्रिटिसाइजिंग और पुटिंग डाउन अदर्स, या तो दूसरे को सामने मुंह तोड़ जवाब देते हैं या उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया काउंटर अटैक। ऑलराइट, सो आइदर वी एब्जॉर्ब और वी रैशनलाइज और वी counter attack. I refer to these all as engagements rather than attacks because if explored in yourself, these behaviors usually arise in reaction to your own self-judgment. However, they could certainly be both. दोनों बातें हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकता है। हाँ, या तो तुम लगे हुए हो या तो फिर तुमने वार कर दिया है, दोनों भी हो सकता है। Recognizing attacks and engagement behavior and the self-rejection implicit in both is a gradual process. खुद को ही मैं बुरा बोल रही हूँ, खुद का ही क्रिटिसिज्म कंप्लेन कर रही हूँ, ये इसकी सजगता आने को थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे इसकी सजगता आती है। At first you do not feel the self rejection or attack in what you are doing because it is so familiar and it supports the way you are used to thinking and behaving. पहले तो ध्यान में ही नहीं आता है कि ये जो बात मैं खुद को बोल रही हूँ, ये खुद को मैं अटैक कर रही हूँ या मेरा इनर जज मुझे अटैक कर रहा है, ये पहले ध्यान में ही नहीं आता है। धीरे धीरे सजगता बढ़ने से जानने लगोगे। Over time, as self-awareness develops, you naturally begin to experience how painful it is. फिर तुम रुकोगे। जो मीनाबेन ने, आई थिंक मीनाबेन एक ही थी जिसने होमवर्क किया, राइट, हमारे ब्रेक में जो उन्होंने कल शेयर किया, तो वो पहचानने लगते हैं। फिर क्या होता है कि ओके, ये मैं खुद को कुछ बुरा बोल रही हूँ, ये पहले मेरे ध्यान में आता है। You are becoming aware of the attack and engagement behavior over time. हाँ, और फिर रुकते हैं, जो होमवर्क को मैं रेफर कर रही हूँ, और देखते हैं कि मुझे महसूस कैसा हो रहा है। तो जो मीनाबिन का होमवर्क था, कोई भी काम करने से पहले जो महसूस हो रहा है उसका अवेयरनेस, लेकिन
अब क्या करते हैं हम, जब जज को पहचानने लगते हैं, जब भी कोई इनर हमारा, हम खुद को कुछ सेल्फ क्रिटिसाइज या सेल्फ कंप्लेन कर रहे हैं, तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, अरे देखा मैंने अभी खुद को क्रिटिसाइज किया। सेकेंड स्टेप में, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि हमें महसूस कैसे हुआ। जब अंदर से मैंने खुद को कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, मैं आलसी हूँ, या मैंने ये अच्छा नहीं किया, कोई भी एक उदाहरण ले लो, समझो मैं आलसी हूँ, तो मैंने खुद को आलसी कहा। अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है? आलसी हूँ, मेरा ब्रेन तुरंत चालू हो जाएगा डिफेंड करने, नहीं नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, वो तो ये था, वो तो वो था। फिर रोक दूंगी, फिर रुकूंगी, फिर बोलूंगी नहीं, महसूस क्या हो रहा है ये देखना है, रैशनलाइजिंग नहीं करना है, फील क्या हो रहा है इसको देखना है। फिर वो फीलिंग, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, फिर कहूंगी कि नहीं ये अच्छा नहीं लगा मुझे। अगर मुझे अभी अगर ये अच्छा नहीं लगा, उसकी सजगता जो डेवलप हो जाती है, तब ध्यान में आता है कि कितना पेनफुल है। दिस मीन्स यू आर बिकमिंग अवेयर दैट द अटैक एंड एंगेजमेंट बिहेवियर डज नॉट सपोर्ट। जो भी दुखदाई है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इतना तो बेसिक हम सब समझते हैं। कांटा लगना, ब्लेड से कटना, चाकू से कट जाना अच्छी बात है? जो भी दुखदाई है कोई भी लेवल पे, वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ये तो हम इतनी तो बात समझ ही लेते हैं। यू रिकॉग्नाइज दैट, ये हम पहचानते हैं। दो familiar, it perpetuates a self-destructive process. You start to value yourself in a new way. अगर मुझे बुरा महसूस हो रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, दुख होना अच्छी बात नहीं है, क्लेश इज नॉट गुड। फिर सोचोगे ओके, जो भी क्लेश क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट बनाएंगे, तो क्लेश को टर्न अराउंड कर देंगे, हाँ अक्लिष्ट कर देंगे। तो यू स्टार्ट टू वैल्यू योर सेल्फ इन अ न्यू वे, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज सपोर्टेड बाय द अटैक्स। अब मुझे कोई वैल्यू है, अगर मैं ख्याल रखने लगूंगी, अपना ख्याल करने लगूंगी, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिजेक्शन। मैं खुद को विरोध, खुद को नाकारना नहीं चाहती। दिस इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ वर्किंग विद जजमेंट। Judgments that you didn't notice last year because they felt familiar and acceptable are now painful and upsetting, though others may continue to find them normal. अभी तक तुम खुद को कुछ भी बोलते आए थे, अपने शरीर के भाग को, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को, शरीर को, विचारों को, या तो एक्शंस को तुम बुरा बोलते आए थे, पर वो तो तुम्हें जाना पहचानी बिहेवियर था, इसलिए महसूस नहीं होता था। अब सजगता आ गई है तो अब कितना बुरा लग रहा है ये महसूस होता है। अब ये क्लिष्ट है, ये हम महसूस करते हैं, ये क्लेशदायी है, महसूस करते हैं। दूसरों को वो नॉर्मल लगता है, लेकिन अब हम लोग सजगता में आ गए हैं। Thus, in exploring your engagement of the judge, little by little, you become aware of the amount of time you are affected by attacks, often without knowing it. फिर हमारे ध्यान में आता है कि ये कितनी बार हो रहा है। ये जो खुद का ही खुद को अटैक करने की जो बात है, ये जो सेल्फ जजमेंट की, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, सेल्फ कंप्लेन की जो बात है, ये सेल्फ रिजेक्शन की बात है एक्चुअली। ये दिन भर में कितने बार होता है, तो धीरे धीरे हम उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको भी नोटिस करने लगते हैं। For instance, you probably use many common activities to act out your engagement of attacks and in the process reject yourself. Have you ever eaten to fill a collapsed state, watched TV to avoid depression, told your story to a friend to rationalize away an attack, played a mean game of racquetball, or yelled at other drivers in traffic to counter-attack your own judge? खुद से ही इतने नाराज हो कि एक गुस्सा भरा रहता है, ये गुस्सा निकालने के लिए या तो तुम दूसरों को गाली देते हुए जाओगे, या तो तुम
कोई तो भी खेल 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 कर अपनी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करोगे, या तो किसी दोस्त को ये सारी बातें बता के उसका एक्सप्लेनेशन रैशनलाइजेशन दोगे, या तो टीवी के सामने डल बैठ जाओगे, और या तो तुम पूरी तरह कोलैप्स, या तो इतना खा लोगे जिसको स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं हम लोग, तो वो बहुत ज्यादा खा लोगे, वेफर्स, आइसक्रीम, जो भी कुछ है। So as you begin to recognize your own engaging behavior, you may begin to notice you have been under attack without being aware of it and without knowing what the attack was. You then have the opportunity. तो फिर क्या करोगे? ये हमारी आदतें हैं। तो आदत से मजबूर या तो हम गुस्सा निकालते हैं, या तो बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है और जाकर बैडमिंटन या कोई तो भी ऐसे एनर्जेटिक गेम खेल, या तो रनिंग कर लेते हो, या कोई एनर्जी निकालने की कोशिश करते हो, या टीवी देखने बैठ जाते हो, बस मुझे कुछ नहीं करना, डिप्रेशन का साइन है। तुम टीवी बंद, या तो तुम खाते ही रहते हो, पेट ही नहीं भर रहा, ऐसा कोई भी एक्शन तुम करते हो, तो अब तुम सजग हो जाओगे, टीवी का रिमोट लेते ही सजग हो जाओगे कि क्यों, क्या हो रहा है, क्यों मैं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो मैं क्यों टीवी, या मैं ये क्यों कर रही हूँ, जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ ये क्यों कर रही हूँ। ओके, कहीं ना कहीं अटैक हुआ है और काउंटर अटैक ये मेरा है जो मैं कर रही हूँ, वो सजगता आ जाएगी। You then have the opportunity to reflect back on your experience to see if you can discover what happened and how you felt attacked. फिर थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर देखेंगे, अरे हाँ, कहाँ से अटैक हुआ था, क्या महसूस हो रहा है, एक स्टेप पीछे पीछे जाएंगे। बुरा महसूस हो रहा है या डिप्रेस महसूस, बुरा में सब कुछ आ गया, ओके, तो बुरा महसूस हो रहा है, तो किस वजह से, क्या हुआ था, तो वो स्मृति तुम्हारी, वो याद करोगे, अच्छा ये घटना हुई थी, या ये बात हुई थी, या मैंने ये कहानी सुनी और मुझे बहुत बुरा लगा, जो भी कारण होगा, राइट, फिर पीछे जाओगे, ऐसे करके उस बात को समझोगे। हाँ, तो ये हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत हो गई। दिस इज अ डिफिकल्ट स्टेज इन द जर्नी, स्टेइंग विद द डिस्कम्फर्ट एंड द फीलिंग ऑफ एंट्रैपमेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट जजमेंट। ये बहुत मुश्किल होता है। जो एहसास हो रहा है वो एहसास के साथ भी रहना है और उस बात को समझने की कोशिश भी करनी है। ये दोनों एक साथ करना मुश्किल होता है। इट इज टेम्पटिंग टू लुक फॉर क्विक सॉल्यूशंस, कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशंस और मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस। सपोर्टिंग योरसेल्फ टू स्टे विथ व्हाट इज ट्रू इज नॉट इजी। जो महसूस हो रहा है वो महसूस पूरी तरह करना, उस स्थिति में रहना, ये आसान नहीं है। जो भी जहन में आ रहा है उस चीज के साथ रहना आसान नहीं है। अवेयरनेस रिक्वायर्स द परसिवरेंस ऑफ योर ओन पर्सनल विल टू मूव टुवर्ड्स फ्रीइंग योर सोल ऑफ एंगेजमेंट एंड सेल्फ अटैक। आत्मा को मुक्त करना है, आत्मा को हमने फ्री छोड़ना है। वी वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम दैट, वो जो कन्फाइनमेंट, वो जो अटका हुआ जो महसूस हो रहा है या बंदिश जो लग रहा है, इससे छूटना जरूरी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, एंगेजिंग द जज। ओके, और पॉइंट्स टू रिमेम्बर अभी मैं शॉर्ट में ही फिर से ले लेती हूँ कि काउंटर अटैक, रैशनलाइज, एब्जॉर्बर, कोलैप्स, मैंने आई थिंक कल और आज 2 दिन में काफी बार इसको रिपीट किया है, और अभी जो लास्ट का सेक्शन हमने पढ़ा, तो वो रिपीट ना करते हुए आई मूव ऑन टू पेज 114 जहाँ पे एक्सरसाइज दिया है। ओके, इस चैप्टर की, ये आई थिंक 8th चैप्टर है, ये 8th चैप्टर के अंत पे ये हमने प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, उसको वो कहा है आइडेंटिफाइंग मोड्स ऑफ एंगेजमेंट। पहले तो हम पहचानना सीखे कि हम जब जुड़ते हैं किसी भी जज के साथ, किसी भी अटैक के साथ, तो हम कहाँ से जुड़ रहे हैं। हाँ, नाभि से या दिमाग से या दिल से जुड़ रहे हैं। इन बोथ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइफ रिकॉल सम ऑफ योर रीसेंट एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं अंदर से या बाहर से, शांति से बैठो और
अभी कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले जो भी अनुभव तुम्हें हुआ था उस अनुभव को याद करो, recall some of your recent experiences of feeling attacked and explore which mode of engagement you need in each case. तो जब तुम्हें बुरा लगा था, और वो जो बुरा लगा था क्या हुआ था, अटैक बाहर से था या अंदर से ही था, और तुम्हें देखो रिग्रेट जो है, गिल्ट जो है, शेम जो है, ये सब अंदर से महसूस होता है, राइट? सो दीज आर इंटरनल अटैक्स। तो वो अटैक्स किस वजह से हुए था? कंसीडर सोशल वर्क एंड इंटीमेट सिचुएशंस। हाँ, सोशल कहीं समाज के साथ हुआ था, या काम के जगह पे हुआ था, या तुम्हारे इंटीमेट रिलेशनशिप इसमें हुआ था, कि जब तुम पर अटैक किया गया था, तुमने काउंटर अटैक किया था, क्या हुआ था, किस तरह से तुमने रिप्लाई किया था। जैसे आज मैं खुद की ही बात बताऊं, आज सुबह मेरे साथ ही, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में उन्होंने कोई कुछ बात बोल दी मुझे, जिसके लिए उन्होंने बात बोल दी, यानी उन्होंने आरोप किया मुझ पर कि तुमको ना, छोटी सी बात थी, तुमको तुरंत घर आने की जल्दी जल्दी होती है, और एक हफ्ता हम लोग घूम लेते तो तुम्हारा क्या मतलब, क्यों तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं होती, तुम हमेशा ऐसा करती हो। तो वो हमेशा ऐसा करती हो, वो मेरे पे अटैक था क्योंकि कोई भी बिहेवियर अगर कोई हमको बोले ना कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो वो हम पर अटैक होता है। तो मैं एक्सप्लेन करने लग गई, अरे नहीं देखो, उस टाइम पे मैंने नहीं बोला था, और ये टाइम भी मैंने ऐसा बोला था, मैंने तो तुमसे कहा था यहाँ नहीं आना है, कोई बात नहीं, बम्बई जाए, आई आई। और अचानक बोलते बोलते मैं रुक गई, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था रैशनलाइजिंग, काउंटर अटैक जो हो रहा है मेरा, ये मेरे दिमाग से हो रहा है। और मैंने बोला मुझे नहीं चर्चा करना, जो भी है ठीक है, ठीक है, मैंने बोला होगा, लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे है ना, ओके, और अभी तो मुझे ये करना है और तुमको वो करना है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगी। तो यू सिंपली मूव, यू बिकम अवेयर, यू बिकम अलर्ट। तो वही वो बात यहाँ पे करने को कह रहे हैं। कंसिडर सोशल वर्क, डू यू रेस्पॉन्ड सिमिलरली इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब आज जो मैंने अटैक की, आज जो अटैक काउंटर अटैक हुआ, वो दिमाग से काउंटर हुआ। हो सकता है आज किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी हो जिससे मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, कोलैप्स, वो एब्जॉर्ब कर लिया, दिल पे ले लिया, और अंदर ही अंदर में बुरा महसूस होने लगा। या तो हो सकता है किसी ने कुछ बोला और मैंने फटाक से उसको अटैक कर दिया, यानी नाभि स्थान से, इंस्टिंक्टिव सर्वाइवल मोड। तो ये तीनों में से कोई भी, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्शंस हम देते हैं। अभ्यास हमारा ये है, होमवर्क ये है, प्रैक्टिस ये है, एक्सरसाइज ये है कि कब कब और कौन सा हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या ज्यादातर दिमाग से 50-30-20, हाँ 60-20-30 वॉटेवर, क्या हम किस तरह से हम एंगेज होते हैं, इसको ऑब्जर्व करना। नोटिस इफ यू यूज वन पर्टिकुलर मोड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर हम इस तरह से करते हैं। इसको देखो, दिल पे मैं बहुत ले लेती हूँ, या मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम बहुत सबको समझाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दिमाग पे ले रहे हो, दैट्स रैशनलाइजिंग। और मैं तो तड़के फड़ हूँ, अगर ऐसे आपको लगता है तो आप नाभि स्थान से ऑपरेट कर रहे हो। ये एक एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज, ऑब्जर्विंग एंगेजमेंट इन सोशल सिचुएशन। जब दूसरों के साथ हमारा संवाद जो होता है, इंटरैक्शन जो होता है, उसमें ऑब्जर्वेशन करना है, सजगता लानी है। द नेक्स्ट टाइम यू आर एट अ डिनर पार्टी और अदर सोशल एक्टिविटी, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द प्रेजेंस ऑफ अटैक्स एंड एंगेजमेंट इन द कॉन्वर्जेशन। अब यहाँ पे तुम शायद नहीं कर रहे हो, लेकिन अब ये समझने के बाद कोई भी दो व्यक्ति अगर बात कर रहा है, हम तुरंत पहचानेंगे अगर अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है तो, दोनों के बीच, राइट? या तो हम किसी के साथ
अटैक और काउंटर अटैक कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में आ जाएगा. हाउ डज इट फील टू पे अटेंशन टू दैट लेवल ऑफ द कॉन्वर्जेशन? और जब वो सजगता आती है और ध्यान में आता है, तब कैसा महसूस होता है? डू यू फाइंड योर सेल्फ पार्टिसिपेटिंग? क्या तुम उसमें सहभाग लेते हो? वॉट कैन यू डू टू अवॉइड सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन? दो तीन मिल बैठे, तीन यार वॉट एवर, तो वो दोनों जन का कुछ हो रहा है तो तुम एक को सपोर्ट करने चले जाते हो या नहीं करते? वॉट कैन यू डू टू अवॉइड सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन? किस तरह से तुम्हारा सहभाग उसमें होता है? और ये बात खत्म कर दी जाए, जहाँ पे अटैक काउंटर अटैक को, ये युद्ध को रोक लेने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके बारे में सोचना, इसको ऑब्जर्व करना, हो सके तो शेयर करना. ओके, तो ये 2 एक्सरसाइजेस है जो ये चैप्टर 8 के एंड पे हुई है. आज हम यहाँ पे रुकेंगे, चैप्टर खत्म हुआ. कल प्रवीण गंभीर का शेयरिंग है और वो बहुत अच्छा मेडिटेशन लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है. सो टुमारो शायद रीडिंग में ब्रेक रहे. अगर उन्होंने जल्दी खत्म कर लिया, अगर आधा घंटा वगैरह है और अगर मूड है तो हम आगे का पढ़ेंगे, वरना हम परसों पढ़ेंगे. ओके, और ये नया चैप्टर होगा, चैप्टर 9. फ्रैंक और स्यू के बातों से कहानी आगे बढ़ेगी और फिर देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट. ऑलराइट, यस, हम थैंक लोग है ना, परसों नहीं है, मैं और हंसा. और आप, हाँ, और आपने बताया था ना कि शॉर्टकट करे या डीप में. हाँ हाँ, तो मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ कि हाँ, शॉर्ट में रहेगा तो भी चलेगा. अभी चलेगा. बहुत कुछ समझ गए हैं अंदर से. यस यस, थैंक यू सो मच. ओके, बाय. मैं अभी रुकती हूँ, फिर हम बात करेंगे. दीदी